आम तौर पर देखने को नहीं मिलता। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव तो होता ही रहता है, लेकिन पीएम मोदी और राहुल गांधी की आमने सामने एक लंबी मुलाकात हुई। यह बहुत कम देखने को मिलता है। आज प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राहुल गांधी की 88 मिनट तक मुलाकात हुई। मौका था केंद्रीय सूचना आयोग से जुड़ी हुई अहम नियुक्तियों का। दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के करीब 8 पद खाली। चयन समिति में प्रधानमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं, लेकिन संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चल रही चर्चा के बीच सुबह जब यह बैठक हुई तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। लोग कयास लगाने लगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की इस मुलाकात में इतनी लंबी बातचीत क्या हुई है, 88 मिनट की। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने सीआईसी की सभी नियुक्तियों पर लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज की है। इसके पहले जब भी इन नियुक्तियों को लेकर बैठक हुई तो विपक्ष का नेता होने के नाते चाहे वो खड़गे हो या राहुल अपनी आपत्तियां दर्ज करवाते रहे, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। बैठक के बाद संसद में अमित शाह और राहुल के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। अमित शाह जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी उन्हें टोक रहे थे और फिर दोनों नेताओं में बहस हो गई। इसके अलावा राहुल गांधी 17 दिसंबर को विदेश यात्रा पर भी जा रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साध दिया है और कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं और चलते हुए संसद में विदेश यात्रा कर रहे हैं। चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे। शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। इकबाल अहमद, नेता कांग्रेस, मेरे साथ मौजूद हैं। विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शरद त्रिवेदी साहब से, जो कि बीजेपी के नेता हैं। त्रिवेदी जी, आज बड़ी चर्चा रही कि भाई 88 मिनट तक, ज्यादा नाम तो है नहीं, बहुत कम नाम थे, उस नाम पर सहमति या आपत्ति दोनों ही दर्ज की जाती, लेकिन 88 मिनट चर्चा हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी के बीच। स्वाभाविक तौर पर विपक्ष जिन नामों पर विरोध दर्ज करता है वो विरोध दर्ज किया ही होगा। किया किस नाम पर किया, किस नाम पर सहमति दी, पता नहीं, लेकिन विरोध तो दर्ज किया ही होगा। और एक दिन पहले राहुल गांधी संसद में यह आरोप लगा रहे थे कि जितनी संवैधानिक संस्था हैं उन संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है, वो इस पद के लायक नहीं है तो भी बिठाया जा रहा है। और उसके बाद यह बैठक होती है, 88 मिनट की बैठक होती है। आपकी राय? मनोज जी, देखिए, नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं थे क्योंकि उनकी पार्टी ने खुद ही उनको वोट नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो बने। तो संविधान और लोकतंत्र की कितनी आस्था है कांग्रेस में, ये तो जब शिलान्यास हुआ था जो हमारी संसदीय प्रक्रिया का, जब संविधान बनना था उससे पहले ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई थी। तो ये तो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत गंभीर विषय है जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है। एक जो हमारी सांसदिक जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत ये किया जा रहा है, तो उसमें एक ये बड़ा गंभीर विषय है। इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, वो अपने ऑब्जेक्शंस लाते हैं, सरकार अपनी तरफ से जो अपना मत सामने रखती है, तो उसके बाद जो परस्पर जो परामर्श से कोई एक नई चीज निकल के आएगी और मुझे लग रहा है कि जल्दी ही नियुक्ति भी की जाएगी। इकबाल अहमद, कांग्रेस नेता, मेरे साथ मौजूद हैं। इकबाल जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, राहुल जी पार्लियामेंट में खुली चुनौती दे रहे थे कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी आके डिबेट कर लें, सामने मीडिया बैठा लें और सामने डिबेट हो जाए। तो डिबेट करने का में पसीना छूट जाता है। आज तक प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो भी प्रेस के सामने आए तो वो मैनेजमेंट वाली प्रेस हुई। एक गोदी मीडिया आ गया और उनसे सवाल किया, सवाल सब स्क्रिप्टेड था, बना बनाया सवाल, और वो उन्होंने उनका जवाब दे दिया। तो राहुल जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जिन संस्थाओं पर जो सरकार का लगाम नहीं होना चाहिए, उन संस्थाओं को आजाद रखना है,
उन संस्थाओं पर भी आरएसएस का कब्जा हो चुका है, बीजेपी ने अपना कब्जा कर रखा है। तो देश कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में आजादी बहुत जरूरी है, तो वो आजादी को छीनने की कोशिश जो की जा रही है, राहुल जी उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी को छीनने की जो कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। विजय उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। हमने कल भी संसद में तल्खी देखी। विजय उपाध्याय साहब, हमने आज भी संसद में तल्खी देखी। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, आज संसद में बोल रहे थे। राहुल गांधी ने उन्हें 2-3 मुद्दों पर टोका। इसे लेकर वो नाराज भी हुए कि भाई मेरा क्रम है, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या बोलना है, आप तय नहीं करेंगे। इसके जवाब में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भाई मैंने जो बात कही है उस पर आप बात करके बताओ, आप चर्चा करके बताओ, हिम्मत है तो बहस करो। ये तमाम सारी चीज़ों के बीच आप मानते हैं कि इसमें कोई फर्क पड़ता है, कोई असर दिखाई देता है, या सरकार जिस गति से या जिस धारा से बह रही है उसी धारा से बहती जाएगी? विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये परंपरा है लोकतंत्र की, विपक्ष सवाल उठाता है और सवाल उठाने का उसका पूरा अधिकार है। अब कोई भी सरकार विपक्ष के लोगों को तो संस्थाओं में नियुक्त नहीं करेगी। संस्थाओं में नियुक्त करने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत संस्थाओं में नियुक्तियां होती हैं। अब कई बार विपक्ष जो है मुद्दा बनाने के लिए विरोध करता ही है, और इसीलिए विरोध करता है कि उसे हमेशा एक इशू उसके सामने रहे और वो सरकार को घेरने के लिए जनता के बीच में आवाज उठाता रहे। अब देखिए, जैसे गोदी मीडिया है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने मौका दिया है, हो सकता है आपको भी गोदी मीडिया कहते हैं। अब ये बड़ा आसान है किसी के ऊपर आरोप लगाना, लेकिन आपने सरकार के खिलाफ कौन सा आंदोलन किया? किस इशू पे आपने पार्लियामेंट में सरकार को घेर लिया सिवाय शोर शराबे के? और बहस करने का सबसे बड़ा फोरम तो पार्लियामेंट ही है। अगर वहां आप अपनी बातों को तर्क और तथ्य के साथ नहीं रख सकते हैं तो फिर बाहर कहां रखेंगे? और जब बहस का प्लेटफॉर्म मौजूद है और आप देश छोड़ के जा रहे हैं तो सवाल ऐसे ही उठाए जाते हैं अपोजिशन के द्वारा। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो वो भी सरकार को घेरती थी, हर नियुक्ति पे सवाल उठते थे, क्योंकि कांग्रेस की परंपरा में अगर आप देखिए तो बीजेपी तो हमेशा आरोप लगाती है कि लेफ्टिस्टों को बैठा दिया हर जगह, अपने लोगों को बैठा दिया, अपने जेब के लोगों को बैठा दिया संवैधानिक संस्थाओं पे। कई बार तो सुपरसीड करके सेना अध्यक्ष बदल दिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में जिसका क्रम है उसकी जगह किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया। हिस्ट्री पूरी भरी पड़ी है। अब सवाल यह है कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है। डेमोक्रेसी में यह तय करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आप हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। एक तरफ से आप देखेंगे, आपको कुछ सही दिखेगा, दूसरी तरफ से मैं देखूंगा, मुझे कुछ और सही दिखाई देगा। तो ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये बनी रहती है और बनी रहनी भी चाहिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण जी, इकबाल अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। इकबाल साहब, कांग्रेस की भी बड़े लंबे समय तक सरकारें रही, राज्यों में भी सरकारें हैं, अभी भी सरकारें हैं। स्वाभाविक तौर पर अगर कोई राजनीतिक पार्टी सरकार में आ जाती है तो वो अपनी ही विचारधारा से मैच करते हुए लोगों को तो रखती है तमाम पदों पर, चाहे वो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हो जिनकी निगम मंडल और तमाम दूसरी पोस्टिंग हो, या फिर कुछ ऐसी संस्थाएं हो। स्वाभाविक तौर पर वो देखते हैं कि बहुत सारे अधिकारियों को झुकाव भी होता है, उनकी नियुक्तियां होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई सरकार इस विचारधारा की है और दूसरे विचारधारा के आदमी को वहां पर बिठा दिया जाए, और जब बिठा दिया जाए तो वहां पर मालूम पड़ा कि कोई बड़ा हाइड्रोजन बम फूट गया है। बहुत सारे लोग हैं, चुनाव आयोग में जब यूपीए की सरकार थी तो नवीन चावला जैसे लोगों पर भी आरोप लगे। विजय उपाध्याय जिक्र कर रहे थे, भाई कोर्ट का भी जिक्र कर रहे थे, कॉलेजियम का भी तमाम तरह की तस्वीरें निकल कर रही थी। तो इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, कांग्रेस की सरकार में कभी आजाद संस्थाओं को पिंजरे में बंद नहीं किया गया कि उनको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए। सरकार उसको रिमोट कंट्रोल से चलाती है। की सरकार में ही पिंजरे का तोता शब्द निकल कर आया, वहीं से इजाद हुआ। वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में नहीं था। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस की सरकार में ही तमाम मंत्री जेल गए। तो अपने ही मिनिस्टरों को जेल भेजा तो क्यों भेजा? जब आजाद संस्थाओं ने उनके ऊपर आरोप दर्ज किया तो उनको जेल भेज दिया गया। क्या बीजेपी सरकार में एक भी मिनिस्टर या एक भी सांसद जेल गया? आज तक नहीं गया, क्योंकि इनके वहां तो वॉशिंग मशीन है, जो भ्रष्टाचार करके आता है उसको धुल के साफ कर दिया जाता है। और जहां तक आप अभी नई ताजी बातें देखिए कि
रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब आते हैं और एलओपी के नेता को नहीं मिलने दिया जाता है। यही स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जब, तो सुषमा स्वराज जी एलओपी नेता थी, उनको बकायदा मिलने के लिए दिया गया, उनको मीटिंग कराया गया। ये कांग्रेस और बीजेपी के दो पहलू नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में अलग अलग ये सारी चीजें आप खुद सोचिए। और बीजेपी के जो प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, यही वो बातें हैं जिससे मौका मिल जाता है कि भाई पुतिन साहब आए थे तो एलओपी को मिलवा दिया जाता, क्या फर्क पड़ने वाला था, ऐसे हाथ मिला के कौन सी बड़ी डील कर लेते राहुल गांधी। नंबर एक। दूसरी चीज, ये जो वॉशिंग मशीन, जब हर डिबेट में, हर चर्चा में या विपक्ष के हर प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक मंसूब से ये बात निकल कर आती है, बात निकल कर ये आती है कि भाई तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेता जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, आप ही उस बात का जिक्र करते रहे हैं, आप ही उठाते रहे हैं। आपकी पार्टी में आ गए तो साहब सफेद हो गए कि वॉशिंग मशीन में धुल गए। ये मौका मिलता है इकबाल साहब को कहने का। मनोज जी, इकबाल साहब से मेरी गुजारिश है कि वो एक व्यक्ति का नाम बताएं जिसके ऊपर केस चल रहा था और जिससे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी या कोई पद लिया है, उसके खिलाफ जो केस था बता दीजिए, जल्दी से नाम बता दीजिए, फिर वो जवाब दे देंगे। एक बार नाम बताइए। शर्मा का मैं आपको बता रहा हूँ, मौका दे दिया के बाद मंत्री बनने के, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 2 बार कलकत्ता में आए और वो पेश हुए हैं। मंत्री ने कहा था कि ये भ्रष्टाचारी है, इनको जेल भेजा जाए, उनके ऊपर सीबीआई की जांच भी चल रही थी। उन्होंने जैसे बीजेपी ज्वाइन किया, मुख्यमंत्री बना दिए, सारी चीजें खत्म हो गई। फिर महाराष्ट्र में आप आ जाइए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को सफाई कर दिया गया भ्रष्टाचार से, उनको डिप्टी सीएम बना के उनकी वॉशिंग मशीन सफाई हो गई, उनके सारे केसेस वापस हो गए। अभी ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो आपकी डिबेट में टाइम कम पड़ जाएगा। जवाब दे दीजिए त्रिवेदी जी। देखिए, मुझे बोल लेने दे, जो वो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। इनके कोई भी नेता एक ये नहीं बता सकते जिसका केस वापस लिया गया है, उसके केस के ऊपर जो भी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वैधिक कार्रवाई की गई है और वो केस जो भी वो अपने नतीजे पे पहुंचा है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बार कलकत्ता में पेश हुए हैं कोर्ट में, तो ये भारतीय जनता पार्टी को और कोई आरोप नहीं लग सकता है कि किसी का केस वापस लिया गया है। वो न्यायिक प्रक्रिया, जो हमारी कानूनी प्रक्रिया, उससे पास होके वो निकला है। दूसरी चीज ये है कि ये जो कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को में किसको बैठाया जा रहा है, ये तो संवैधानिक संस्था से हटने के बाद ये बता चुके हैं कि हमने उसको क्यों बनाया था। शेषन साहब को जब वो चीफ इलेक्शन कमीशन पद से हटे तो उनको इन्होंने संसद का टिकट दिया है। उसके बाद एमएस गिल साहब को इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। तो ये पहले वो क्या काम कर रहे थे ये पता चल सकता है कि उनको उसके बाद क्या पद दिया गया है। बात तो सही है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिन्होंने संवैधानिक संस्था को जिस तरह रौंदा है, सन 71 में इंदिरा जी कानून लाई थी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर और लोकसभा और उपराष्ट्रपति, इनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता है। कानून से बचाने के लिए कानून को लाया गया था, वो सिर्फ 4 पदों के लिए बुलाया गया था। वो सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट हैं जवाब से संतुष्ट हैं इकबाल जी? देखिए, ये इनको सरकार जब तोड़नी होती है तो ईडी और सीबीआई का सहारा लेते हैं। ये प्रवक्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता जी जवाब कहां दे पा रहे हैं? जवाब इनके पास है ही नहीं जवाब देने के लिए। तो मैं सवाल तो कर रहा हूं कि तमाम लोग हैं, कोई भी नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम इल्जामात लगाए गए, जिनकी सीबीआई जांच चल रही थी, जिनके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, एक भी आज तक उनके सारे केसेस वापस लिए गए और ना जेल भेजा गया और ना उनके ऊपर, क्योंकि वो सरकार में एमएलए को। अरे भाई, यही बात आपने पहले की, यही बात अब कर रहे हैं। जवाब त्रिवेदी जी दे चुके हैं। जवाब अब त्रिवेदी जी आपको चुंगली कर रहे थे इनमें, हाँ बता दीजिए। मनोज जी, एक नई रीति इन्होंने शुरू करी है। हाँ। कि जब इनके किसी भी जो राज परिवार के ऊपर कोई केस फाइल होता है तो उसके बाद इन्होंने नई प्रक्रिया शुरू करी है कि सीबीआई के दफ्तर को, ईडी के दफ्तर को घेरा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इनके फर्जी केस जो है फाइल किया गया था, वो कानूनी प्रक्रिया को उन्होंने सामना किया है। माननीय अमित शाह जो आज गृह मंत्री हैं, वो जब गुजरात के गृह मंत्री थे तो उनको राजमाता ने जेल भिजवाया था और एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घेरने नहीं गया था। वो अपनी जो भी कानूनी प्रक्रिया है उससे धुल के निकले हैं। हमने किसी को फंसाया नहीं है। फर्जी केस फाइल किए जाते थे।
जेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको विजय उपाध्याय साहब, सारी न्यायिक प्रक्रिया त्रिवेदी हाई साहब कोर्ट, कह रहे हैं कि सुप्रीम साहब कोर्ट में फर्जी किया केस और ये फाइल माननीय करते अमित शाह थे, जी को जेल ये और भिजवाते माननीय थे, मोदी झूठे को प्रकरण ये दर्ज बाइज्जत कराते बरी किया थे। गया। इकबाल अहमद साहब कह रहे हैं कि साहब ये सब कराते हैं, इनकी वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है, सब धुलकर बाहर निकल आते हैं। मतलब एक दूसरे पर आरोप चल रहा है, आरोप लग रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे तो खेल होता रहा है और मुझे लगता है आगे भी होता रहेगा। इसी का नाम तो राजनीति है। देखिए, राजनीति में चीजें ऐसे ही चलती हैं। अपने विश्वसनीय लोगों को ही मौका देने की कोशिश सभी पार्टियां करती हैं। अब अगर कांग्रेस कहती है कि इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पे सभी ऐसे लोगों को बैठाया जो इंडिपेंडेंट थे, तो मैं तो अपने 35 साल के पत्रकारिता के इतिहास में मैंने तो इस बात को नोटिस नहीं किया है। कभी भी आप देख लीजिए, आप अभी सूचना आयुक्तों के मामले में ही तो मिले हैं आज राहुल जी। आप पहले सूचना आयुक्त कौन थे, उनके कांग्रेस से कितने अच्छे रिश्ते थे, कौन नहीं जानता है। बाराबंकी के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। तो ये सिलसिला तो है, ऐसे ही चलता है। और कांग्रेस ने जो परंपरा शुरू की, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने चलाया, वहां भी सवाल बहुत उठे हैं, कम सवाल नहीं उठे। आज कांग्रेस उठा रही है, तब कांग्रेस के ऊपर सवाल उठते थे। सत्ता के ऊपर सवाल उठता ही उठता है। कई बार सत्ता में सत्ताधारी दल के लोग ही सवाल उठाते हैं। और इसकी तो सबसे ज्यादा बड़ी मिसाल आप देखिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और सवाल उठाए वीपी सिंह ने, जो उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो ये परंपराएं ऐसे ही हैं। लेकिन आप अगर कहें कि नहीं, हम दूध के धुले हुए हैं, बाकी सब खराब है, हाँ, अपोजिशन में रहते हुए हर पार्टी दूध की धुली हुई नजर आती है, और जब सत्ता में आ जाती है तो सवालों से घिर जाती है। यही कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो राजनीतिक चतुराई, जो राजनीतिक कुशलता, जो फ्लोर मैनेजमेंट होना चाहिए, आप बिहार के चुनाव में देख लीजिए। जिस तरीके से चुनाव के अभियान को शुरू किया गया, बाद में किस तरीके कहां चुनाव चला गया, बिखर गया। पार्लियामेंट में कोई मुद्दा बनाया जाता है, मुद्दा बना के उसको छोड़ दिया जाता है। और राहुल जी तो जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके भी वस्त्र देखते हैं, आप प्लेन से आए हैं कि ट्रेन से आए हैं, ये पूछते हैं। तो राहुल जी तो सभी का एक्सेल करते हैं, चाहे वो पार्टी के भीतर के नेता हो या पार्टी के बाहर हो। है क्या इसका असर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जहां यूथ कांग्रेस एक जमाने में बहुत मजबूत हुआ करता था, एक केजे राव थे, चुनाव आयुक्त थे। केजे राव को उन्होंने लगाया कि आप यूथ कांग्रेस का चुनाव कराइए। पहले उन्होंने पंजाब यूथ कांग्रेस चुनाव कराया, वहां खत्म हो गई यूथ कांग्रेस। फिर उत्तर प्रदेश में उनको जिम्मेदारी दी गई, उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस खत्म हो गया। फिर उनको बिहार में यूथ कांग्रेस चुनाव करने की जिम्मेदारी दी गई, वहां भी खत्म हो गई। तो केजे राव का इस्तेमाल आपने क्यों किया? वो तो चुनाव आयुक्त ही थे। आपने बाकायदा उनको अपने पार्टी के चुनाव की जिम्मेदारी दी। तो क्या कहा जाए कि केजे राव जब चुनाव आयुक्त बने थे तो कांग्रेस की वजह से बने थे? तो मैं समझता हूं इस तरह के आरोपों का कोई मतलब नहीं है। सिस्टम अपनी तरीके से काम करता है। जो बड़ी बात है कि भाई सारी देश की समस्याओं को अगर सरकार नहीं सुनती है तो सड़क पर उठाया जाता है, और अगर सड़क नहीं सुनती है तो फिर संसद में रखा जाता है। सारी चीजें रिकॉर्ड पर रहती हैं। एक इतना अच्छा मौका मिला है, लेकिन जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं वो चलती हुई संसद में विदेश चले जा रहे हैं। बीजेपी के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट करना चाहिए। कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट करेंगे, पार्लियामेंट में नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई भाई? पार्लियामेंट बड़ा, वही सबसे बड़ा सवाल है कि चलती हुई संसद में आप विदेश चले जा रहे हो। आप सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी को एक मौका दे रहे हो। एक तरफ ये आरोप लगाया जाता है कि साहब संसद चल रही है और देश के प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष का नेता चलती हुई संसद में, वैसे भी बहुत ज्यादा समय तक चलती नहीं है, सरकार को घेरने का मौका है। आप सत्ता को ही मौका दे रहे हैं आरोप लगाने के लिए। इकबाल जी, मुझसे सवाल कर रहे हैं? भाई आप ही से कर रहा हूं। मैं एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से मैं पूछ रहा हूं कि जब पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ था और सैलानी शहीद हुए थे, तो मोदी जी जब विदेश से लौट के आए तो बिहार की रैली इलेक्शन में चले गए, ना कि पहलगाम गए, ना कि शहीदों के लोगों के पास गए। यही राहुल गांधी जी थे जो शहीदों के पास भी गए, उनको गले भी लगाए, उनके परिवार को। अरे इकबाल जी, ये सवाल मैं पूछ लेता त्रिवेदी जी से, ये सवाल मैं पूछ लेता। मैंने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दो। सवाल होने लगता है। और देश के प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश पे आपदा आती है तो वो रैली संबोधित करने चले जाते हैं बिहार में। अरे तो भाई आप प्रधानमंत्री, राहुल गांधी प्रधानमंत्री चले जाएं तो वो भी चले जाएं विदेश में। मैं सवाल कर रहा हूं विपक्ष की भूमिका की
विपक्ष को ताल ठोक कर संसद में सरकार को घेरना चाहिए। अब आपके नेता ही गायब हो गए। आप देखिए, छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं आपको। आज जब अमित शाह बोल रहे थे, तस्वीरें टीवी पर आ रही हैं, गौर से देखिएगा। अमित शाह जब बोल रहे थे तो पीछे की सारी मेजें भरी हुई थी सत्ता पक्ष की, ज्यादातर सांसद बैठे हुए थे। और जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो कितने लोग बैठे थे पीछे? यही खेल है। ये तो संसद का सवाल है बहरहाल, लेकिन ये आज क्यों आज ये एक संसद चीज का भी सवाल कोई है? पार्लियामेंट में ये गंभीरता जिन नहीं है शब्दों का कि इस्तेमाल आपके गृह मंत्री- नेता विपक्ष बोल रहे हैं और आपके मनोज सांसद जी- ही नहीं है, गायब है। भाई मनोज 99 जी- सांसद तो है ना। मनोज जी, आज गृह मंत्री जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक शब्द ऐसा इस्तेमाल किया जो पार्लियामेंट में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना होता है, क्योंकि देश और दुनिया पूरी उसको देखती है। कौन सा शब्द है? अब मैं आपके टीवी चैनल पे उस शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, ना मैं बोल सकता हूं इस चीज को, लेकिन वो चीजें आप खुद देख सकते हैं कि वो शब्द कितना वायरल हुआ है। पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के लिए शर्मनाक है वो शब्द। त्रिवेदी जी, इकबाल साहब का दर्द समझिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इकबाल जी कह रहे हैं। मनोज जी देखिए, कितना विश्वास है भारत पे, भारत के संविधान पे, भारत के लोकतंत्र पे। जो लीडर ऑपोजिशन है वो ना तो 26 जनवरी परेड में आए, ना 15 अगस्त में आए। इससे तो कोई गंभीर विषय नहीं है। सबसे बड़ा पर्व है भारत का, स्वतंत्र भारत का सबसे बड़े दो पर्व हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। दोनों दिन वो नदारत थे, क्योंकि उनको आस्था बहुत ज्यादा है भारत की लोकतंत्र में। जो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे, वो चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने कहानी बनाई। अब वो चीफ विजिलेंस कमीशन के खिलाफ कहानी बनाएंगे। वो SIR के खिलाफ है, वो 370 के खिलाफ है, वो 3 तलाक के खिलाफ है। जो भारत को चीज मजबूत करेगी ये उसके खिलाफ है। जिनके कार्यकाल में एंटनी साहब ने कह दिया था हमारी सरकार के पास तो हथियार खरीदने के पैसे नहीं है, अब सरकार में पैसे ही पैसे हैं। ये लोकतंत्र का इनका कोई दूर दूर तक वैसे शरद द्विवेदी साहब, एक बात बोलूं मैं आपको। इटली से आया है। शरद त्रिवेदी साहब, एक बात बोलूं, ऐसा नहीं है कि इकबाल जी परेशान नहीं है। कार्यक्रम के जाने के बाद अपने कुछ साथियों को, अपने कुछ मित्रों को, कांग्रेस की बैठकों में जाते होंगे तो ये कहते होंगे कि यार ये से सब नहीं होना चाहिए, हमको जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़े संकट की बात है कि इकबाल अहमद की बातों को माने कौन? क्योंकि कांग्रेस में तय तो कोई और कर रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होता है और अल्लाह वरू बन जाते हैं बिहार के प्रभारी, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती ठीक से। और वो सारे लोग मिलके, अखिलेश जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कहते हैं कि साहब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो तेजस्वी हैं। अल्लाह वरू कहते हैं अभी तय नहीं हुआ, अभी बाद में तय करेंगे चुनाव के बाद। तो ये तो संकट है। और ये इस बात की पीड़ा इकबाल अहमद साहब को भी होती है, ऐसा नहीं है इन्हें नहीं होती है। बहुत सारी बातें वो कांग्रेस की बैठक में कर रहे हैं, लेकिन मान कौन रहा है इनकी बात? क्यों इकबाल साहब? क्योंकि इकबाल जी जमीन से जुड़े आदमी हैं और ऊपर बैठ के जो तय कर रहे हैं वो हवाई है। सही बताना, अंदर की बात बताई मैंने। भाई देखिए, राहुल जी के नेतृत्व में और खड़गे जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, और राहुल जी जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं और जमीनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब आज के समय में जिस तरीके से चुनाव आयोग को हाथ में एक पिंजड़े में बंद करके रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, तो उस तरीके से तो अल्लाह वरू के ऊपर भी इल्जामात लगेंगे, सबके ऊपर इल्जामात लगेंगे। जब हम अभी जीतने लगेंगे तो इल्जामात सारे धरे के धरे रह जाएंगे और लोग कहेंगे ये मास्टर स्ट्रोक है, अल्लाह वरू को प्रभारी बनाया गया। कह गए हैं, इसलिए तो इकबाल अहमद साहब कहा जाता है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। इसलिए तो कहा जाता है आप जीतने लगोगे तो आपका हर अंदाज अच्छा लगने लगेगा। अभी वो जीत रहे हैं, इसलिए कुछ भी करें तो उनका अंदाज अच्छा है। भाई पूछा तो उसी से जाता है जो हार जाता है, पूछा तो उसी से जाता है जो असफल हो जाता है कि भाई तुमने ऐसा क्या किया कि तुम असफल हो गए। जो सफल हो जाता है उससे तो ये पूछा जाता है कि जरा 2 गुण हमको भी देखो। त्रिवेदी जी संक्षेप में बोल दीजिए। चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए, ये सारे इल्जामात खत्म हो जाएंगे। निष्पक्ष की परिभाषा तो कोई तय नहीं कर सकता, मुझे लगता है समय का अभाव है।